दोस्तों, हर संडे की तरह आज भी आपके साथ जुड़ चुका हूँ। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को मैं कुछ न कुछ देने की कोशिश करता हूँ। आइडिया ये होता है कि वो अपने बैंक के परिचालन में मैं जो व्यू शेयर करता हूँ उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, पिछले कई दिनों से मुझे एक रिक्वेस्ट आ रही है। एक पुराना सब्जेक्ट है और हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और वो सब्जेक्ट पहली बार रिजर्व बैंक ने 1998 में कमर्शियल बैंकों को गाइडलाइंस दी थी। 2002 में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को दी थी। So today I'm going to talk on one particular critical topic, that is management of assets and liabilities. Now, management of assets and liabilities, apparently if you see, the subject appears to be simple, but it is not, because the complexities involved in the guidelines, original guidelines, and the subsequent revision requires that first you understand your balance sheet well, and then you try to identify the items of assets and items of liabilities which are required to be managed by you. कई लोग मुझे पूछते हैं एसेट और लाइबिलिटी दोनों की टोटल तो टैली हो जाती है, उसमें क्या मैनेज करना है? जितना एसेट है उतना लाइबिलिटी है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2 महीने पहले अमेरिका में एक बैंक डूब गई थी, सिलिकॉन वैली बैंक। और फेडरल रिजर्व का जो एनालिसिस है, वो एनालिसिस ये कहता है कि सिंस सिलिकॉन वैली बैंक did not have proper control over its assets and its liabilities, it entered into crisis. सीख लेनी है हमें कि एसेट एंड लाइबिलिटी हम लोग सिर्फ फॉर द कंप्लायंस हम लोग अगर बकेट में डेटा डाल के रिजर्व बैंक को देते हैं। रिजर्व बैंक को कोई पड़ी नहीं है तुम्हारी बैंक अच्छी चलती है नहीं चलती है। आपको आपकी अपनी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि रिजर्व बैंक बैंकर नहीं है, वो रेगुलेटर है। तो जो गाइडलाइंस दिए हैं या एएलएम की जो सर्कुलर्स है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी। बेसिकली एएलएम गाइडलाइंस, एएलएम प्रोफाइलिंग, एएलएम स्ट्रक्चर, एएलएम कमिटी, ये सब आप चीज़ें अगर पढ़ोगे तो समझ पाओगे। सबसे एक अहम महत्वपूर्ण बात यह है कि एज अ सीईओ ऑफ द बैंक, ये आप एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का जब सब्जेक्ट इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो रिजर्व बैंक का ये मानना है कि ये एएलएम की कमेटी में तुम्हारे बोर्ड के कोई मेंबर होने नहीं चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि ये बोर्ड मेंबर्स डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सपेक्ट दैट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड डायरेक्टर्स शुड अंडरस्टैंड एएलएम, बट यू आर अ बैंकर। आपने सीआईबी किया होगा, जेआईबी किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, आप एसेट का मतलब, लायबिलिटी का मतलब अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसका इंटरप्रिटेशन और बैंक के कंट्रोल में किस तरह से करना चाहिए, इसके बारे में कुछ साधारण तत्व जो चलते हैं इंडस्ट्री में, उसके बारे में मैं बात करूंगा। माय इंटेंशन इज टू फोर्स यू टू स्टडी योर ओन बैलेंस शीट, विच यू नॉर्मली डोंट डू. Why I say, why this is a very bold statement that you don't study your balance sheet, because I find that once the audit is complete, once the annual report is over, none of your officers look at the balance sheet that has been drafted by your bank, and it is expected that asset and liability, once the balance sheet is finalized, you need to really critically evaluate each and every item of asset and liability. और मैं ये मानता हूँ, हमेशा मानता हूँ, हर एक बैंक के बैलेंस शीट में एक घोस्ट है। कुछ बैंकों के बैलेंस शीट में शायद ज़्यादा घोस्ट होंगे, कुछ घोस्ट लायबिलिटी साइड में होंगे, कुछ घोस्ट एसेट साइड में होंगे। घोस्ट का मतलब क्या है कि आपके जो बैलेंस शीट की जो आइटम है, जीएल की जो आइटम्स है ना, वो आपका सुनते नहीं है, क्योंकि आप बैलेंस शीट आपकी, लेकिन बनाने वाले बंदे जो है, आपकी बैलेंस शीट बनाने वाले बंदे जो है, वो बैंक के बाहर है, वो आपके कस्टमर्स हैं। तो आपके कस्टमर्स आपकी बैलेंस शीट बनाते हैं और आपको वो कंट्रोल करना है। कैसे करोगे? अब अगर वो करना है, इफ यू रियली वांट टू कंट्रोल द बैलेंस शीट, एएलएम टेक्निक इज वन ऑफ द की टेक्निक दैट हैज टू बी यूज्ड बाय द बैंक्स टू अंडरस्टैंड देयर बैलेंस शीट, एंड द आइडिया इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ योर डिपॉजिटर्स. If you find that you are managing your assets and liabilities in a finer way, आपकी बैंक को तकलीफ नहीं होगी।
नॉर्मली एएलएम थियोरेटिकल डेफिनेशन जो आता है एएलएम का वो ऐसा है कि इट्स अ डायनामिक प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मान के चलो आप एसेट भी नहीं कंट्रोल करते हो और लायबिलिटीज भी नहीं कंट्रोल करते हो, गड्ढे में जाते हो, और उसके बारे में हमें बात करना है। आपका जो लायबिलिटी साइड है उसमें आपका क्या आता है, मेजर आइटम है कैपिटल, फिर रिजर्व्स, फिर डिपॉजिट्स एंड बोरिंग्स, खत्म हो गई बैलेंस शीट आपकी। बाकी जो छोटे परचूनर आइटम है उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एसेट के साथ साथ भी आपको प्रिंसिपली क्या आता है, आपका कैश एंड बैंक बैलेंसेस, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, जीसेक, नॉन एसएलआर, एसएलआर, एडवांसेज, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, अदर एसेट्स, फिक्स एसेट्स। ये 4-5 आइटम में एसेट खत्म हो जाते हैं। तो ये 4-5 आइटम में अगर बैलेंस शीट खत्म हो जाती है, लायबिलिटीज खत्म हो जाती हैं, एसेट्स खत्म हो जाती है, तो ये एएलएम का हवा क्यों किया गया है, व्हाई इट इज सच अ क्रिटिकल स्टेटमेंट एंड व्हाई the returns are now quarterly and monthly which are required to be submitted by you to Reserve Bank of India। वजह ये है कि आपके एसेट्स और लायबिलिटीज में इंट्रिंसिक वैल्यूज, उसका वॉल्यूम, उसकी मैच्योरिटी, उसका इंटरेस्ट रेट यील्ड, एसेट और लायबिलिटी दोनों पे है, दोनों पे मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो 4-5 चीजें हैं इंट्रिंसिकली वो बैलेंस शीट में दिखती नहीं है, क्योंकि जैसे आपके डिपॉजिट का मैच्योरिटी प्रोफाइल क्या है आपकी बैलेंस शीट नहीं बताती है, मेंबर को नहीं समझता है। आपका लोन का प्रोफाइल क्या है आपकी बैलेंस शीट नहीं बताती है। इसका मतलब ये है कि ये जो इंट्रिंसिक वैरिएंसेस जो है वो जो वॉल्यूम में जाता है, आपका डिपॉजिट का मिक्स क्या है या फिर लोन्स का मिक्स क्या है, मैच्योरिटी प्रोफाइल आपकी क्या है, ये सब मुझे जानने की, या प्रिंसिपली आप फोकस एएलएम का किस पे होगा, तो आपको लिक्विडिटी मैनेज करना है, जिसका परिणाम आपके नेट इंटरेस्ट इनकम पे होता है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल। एंड आपके एसेट्स में रेट सेंसिटिविटी वाले आइटम होते हैं, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एसेट्स एंड रेट सेंसिटिव लायबिलिटीज, ये दो चीजें अलग होती है। बेसिकली एएलएम अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो दो एरिया में एएलएम के रिटर्न जनरेट किए जाते हैं, वन इज लिक्विडिटी मैनेजमेंट, द अदर इज रेट सेंसिटिविटी स्टेटमेंट। दोनों की मतलब अलग है, वजह अलग है, पर्पस अलग है। लिक्विडिटी स्टेटमेंट ऐसा है कि क्या आपके पास इमीडिएट लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, मीडियम टर्म लिक्विडिटी है या नहीं है। तो रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस ऐसी कहती है कि आपकी जो लायबिलिटी है, जितनी भी लायबिलिटी अलग अलग आइटम में है, उसको आपने 8 या 9 बकेट में उन्होंने डिवाइड करके दिया है बेस्ड ऑन दी ड्यू डेट पोजीशंस। तो लायबिलिटी आपको डिवाइड करना है, ए 1 to 14 days इज द शॉर्ट टर्म बकेट, 14 to 28, 15 to 28, 29 to 3 months, 3 to 6 months, 6 months to ईयर, खत्म हो जाता है एएलएम। इसके बाद में जो पीरियड बकेट है वो आपके फ्यूचर प्रोजेक्शन में, एनीथिंग बियॉन्ड 1 year कैन नॉट बी फोरकास्टेड। बट मैच्योरिटी बकेट अगर रिजर्व बैंक अच्छी तरह से जानना चाहती है तो वो ये कहते हैं कि आपको 1 to 3 years, 3 to 5 years एंड 5 years एंड अबाउ, ये बकेट में आपको दोनों इनफ्लोस एंड आउटफ्लोस बकेट के हिसाब डालना चाहिए। ये डालने के बाद होने वाला क्या है, होने वाला ऐसा है कि आप जो लायबिलिटीज है वो कब कौन से बकेट में मैच्योर हो रही है, और वो मैच्योर होते वक्त आपके पास कंपैरेटिवली एसेट्स है या नहीं है, लिक्विड एसेट्स है या नहीं है इस बकेट में आपको मीट करने के लिए। तो रिजर्व बैंक का कहना है कि पहले जो 2 बकेट है उसमें जो गैप आएगा वो गैप 20% से ऊपर होना नहीं चाहिए, क्योंकि 20% से ऊपर अगर हो गया तो यू नीड टू हैव अ स्ट्रेटेजिक प्लान टू एड्रेस दैट मिसमैच। मिसमैच के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काफी स्ट्रेस देती है। हालांकि लिक्विडिटी में मिसमैच 1 साल के बाद है ना, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें एक फ्रीडम है, आरबीआई के गाइडलाइंस में एक फ्रीडम है। आपकी जो एसएलआर का पोर्टफोलियो है जो 3 साल के बाद में है, आप उसको बीच में सेल कर सकते हो अगर लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाता है तो you can place him in the buckets wherein there are huge gaps in terms of liquidity management। तो वो टेंशन वाली बात होती नहीं है। लेकिन आपकी जो मैच्योरिटी प्रोफाइल बनेगी, आपके लायबिलिटीज में जो वॉलेटिलिटी होगी, उसका समाधान, वो आइडेंटिफाइंग द वॉलेटिलिटी इन योर लायबिलिटी साइड एंड देन प्लानिंग फॉर एक्शन। Reserve Bank of India has introduced couple of returns which are mandatory for scheduled banks. What they are saying is that you should prepare a dynamic liquidity return on daily basis.
and submit the same to the top management of the bank. Why it is required to be submitted to the top management of the bank? 14 दिन में मैच्योर होने वाली लाइबिलिटीज क्या है और उसके लिए कहां से पैसा आ रहा है. But these are simple things, but banks really don't care to give proper attention to it. आपको ये लिक्विडिटी का जो गणित है वो अगर आप अच्छी तरह से करते नहीं है तो आपकी मैनेजमेंट ढंग से काम नहीं कर रही है, और उसके बाद आपको ये सोचना होगा कि आपकी जो लायबिलिटी प्रोफाइल है ना उसके ऊपर आपको थ्रस्ट देना है और उस दिशा में ले जाना है जहां पे आप लेके जाना चाहते हैं. मैं एक सिंपल उदाहरण दूंगा, दैट विल एनेबल यू टू अंडरस्टैंड. आप मुझे बताओ कि एक बात हो गई लिक्विडिटी गैप्स की, दूसरी बात होगी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी गैप की. अगर आपके लायबिलिटी साइड में आपका जो फिक्स डिपॉजिट का कंपोनेंट है वो मान के चलो कि 80% है और 20% तुम्हारे सेविंग्स और करंट में है, इसका दूसरा मतलब क्या निकलता है? उसका दूसरा मतलब ये निकलता है ये जो 80% फिक्स डिपॉजिट जो है ना कभी भी उड़ सकते हैं. तुम्हारा जो रेट स्ट्रक्चर है उसके सामने अगर किसी दूसरे बैंक ने अच्छा रेट दी जाए तो ये जो फिक्स डिपॉजिट वाले बंदे हैं ना उड़ सकते हैं. आपका जो 20% सेविंग और करंट का पोर्शन होगा उसमें रिजर्व बैंक ये मानती है कि सब लोग पैसा निकालने को आते नहीं है, तो लेकिन आपको किसी ब्रांच का डेटा पकड़ के बिहेवियर एनालिसिस करके आपका सेविंग का एवरेज बैलेंस किस तरह से मेंटेन होता है उसके हिसाब से आपको कोर कंपोनेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. मान के चलो कि तुम्हारे पास 10 करोड़ का सेविंग है तो आपको एक गणित निकाल के एवरेज आउट करके आपको एक बैलेंस निकालना पड़ेगा कि भाई ये मेरा 10 लाख का सेविंग है लेकिन मेरा सेविंग बैलेंस जो है पिछले 10 साल में 5 करोड़ के नीचे कभी आया नहीं, तो प्रोपोर्शन हो गया 50%. ये मैं उदाहरण दे रहा हूं. So you can always claim that 50% of the depositors are fixed with you although they are in savings because there is no withdrawal on that. Now looking at this aspect, इनिशियली लिक्विडिटी में जो गैप्स आती है ना उसके ऊपर स्ट्रैटेजी आपको करना बहुत जरूरी है. वो अगर आप स्ट्रैटेजी अच्छे ढंग से करते हैं तो कई बैंक जो लिक्विडिटी मिसमैच में घुस जाते हैं वो आप टाल सकते हो. दूसरा फैक्टर उसमें ऐसा आता है कि आपके एसेट और लायबिलिटी में कि आपकी जो एसेट्स और लायबिलिटी होते हैं वो उनकी मैच्योरिटी प्रोफाइल आपको देखनी पड़ती है और वो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी में अलग तरीके से देखा जाता है. जैसे कि आपके मैच्योर होने वाले एसेट एक पर्टिकुलर बकेट में कम है और मैच्योर होने वाली लायबिलिटीज ज़्यादा है, तो मैच्योर होने वाले एसेट्स कम है और मैच्योर होने वाली लायबिलिटीज ज़्यादा है. इसका मतलब ये आता है कि आपके पास पॉजिटिव मिसमैच इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी में चल रहा है, या फिर मैच्योर लायबिलिटीज आर लोअर टू दी मैच्योर एसेट्स. तो आपके पास समझो फिक्स डिपॉजिट है जो 10 करोड़ का मैच्योर होने वाला है और आपके पास टर्म लोन है वो 15 करोड़ का रिपेमेंट आने वाला है. इसका सीधा मतलब निकल के ऐसा आता है कि आप 10 करोड़ की लायबिलिटी मीट कर सकते हो. अब ये निकालेंगे कैसे पूरे बैलेंस शीट का? आपको एक तो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको रिपेमेंट फैक्टर करना पड़ेगा. मैं बहुत टेक्निकल डिटेल में जाऊंगा नहीं क्योंकि ये 2 घंटे का सब्जेक्ट है, लेकिन बैंक्स इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही और सवाल पूछ रहे हैं बहुत सारे बैंक्स कि इसको हम प्रैक्टिकली इंटरप्रेट किस तरह से कर सकते हैं. इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ. जैसे कि तुम्हारे पास रेट सेंसिटिव एसेट्स कौन से हो सकते हैं जो इंटरेस्ट रेट पे फटाक से निकल जाते हैं? कॉल मनी रेट. फिर तुम्हारे एडवांसेस, आपने देखा होगा कि आपके जो एडवांसेस है उसके ऊपर दूसरा बैंकर क्या करता है, आपके रेट से कम रेट दे के उठा लेता है, तो एडवांसेस इज ऑल्सो अ रेट सेंसिटिव एसेट. उसी तरह से इन्वेस्टमेंट भी रेट सेंसिटिव होती है क्योंकि यील्ड के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट मूव होती है तो आप आपके बुक्स में डिप्रिसिएशन खींच के लाते हो. रेट सेंसिटिव लायबिलिटी जैसे मैंने कहा कि वो फिक्स डिपॉजिट होगी और अगर आप बोरिंग्स करते हो तो वो भी रेट सेंसिटिव हो सकती है. इन रेट सेंसिटिव एसेट्स और लायबिलिटीज को आपको इवैल्यूएट करके आपकी सिचुएशन आपको सोचना है, एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द गैप्स. वेयर इज द प्रॉब्लम in your balance sheet, where is the ghost in your balance sheet, and then you have to draw a business plan to address this ghost. आप जानते होंगे कि रिजर्व बैंक कई बार आपका इंस्पेक्शन करती है तो आपको ये पूछते हैं
कि आपके एसेट्स और लाइबिलिटी में कंसंट्रेशन रिस्क क्या भरी पड़ी है। यानी टॉप 20% बोरोवर्स या टॉप 20% डिपॉजिट निकाल के आप वो उनका परसेंटेज निकालते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ योर एसेट्स आर पार्क्ड विद 20% बोरोवर्स। दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क दैट यू हैव क्रिएटेड। इसका मतलब ये है कि यू शुड माइग्रेट दैट टू अ प्रॉपर परसेंटेज। ये बात छोड़ दो कि कंसंट्रेशन रिस्क के लिए रिजर्व बैंक ने ऑलरेडी एक सर्कुलर निकाला है, वहां पे 0.20% का जो टारगेट 24 का आ रहा है अगले साल, आपका 50% पोर्टफोलियो 0.20% ऑफ योर टायर 1 कैपिटल होना चाहिए। दिस इज वन ऑफ दी फोर्स्ड ALM मैनेजमेंट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि आप सुनते नहीं हो, आप अगर सुनते नहीं हो तो डिपॉजिटर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ये एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का एनालिसिस, डीपर अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। जहाँ पे पॉजिटिव गैप है, रेट सेंसिटिव में भी और लिक्विडिटी में, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे निगेटिव गैप आ रही है, दैट निगेटिव गैप इज रिक्वायर्ड टू बी एड्रेस्ड। एंड हाउ इट इज एड्रेस्ड? It is addressed via ALCO, Asset and Liability Committee, which is a committee of executives where no director is present. This ALCO has to do analysis and then recommended the proper product. जैसे कि आपको अगर टर्म डिपॉजिट में से बाहर निकलना है तो आपको कासा पे फोकस करना पड़ेगा, तो कासा स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी। उसकी वजह से आपका कासा का परसेंटेज बढ़ेगा, फिक्स डिपॉजिट का परसेंटेज कम हो जाएगा। अभी ये मत सोचो यार वो येस बैंक वाला तो 6% देता है, तो वो क्या सेविंग में पकड़ते हैं या फिक्स डिपॉजिट में पकड़ते हैं, उनका गणित ही अलग है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए वो सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब ये है कि अगर आप आपके एसेट्स और लायबिलिटीज का डायनामिक प्रोफाइलिंग करो, आपके किसी ब्रांच को पकड़ के बिहेवियरल डायनामिक्स ऑन रीप्राइसिंग ऑफ डिपॉजिट अगर आप करते हो, तो आपको ये अंदाजा आ जाएगा कि जो फिक्स डिपॉजिट ड्यू हो रहे हैं उनमें से कितने परसेंट रिन्यू होते हैं विद द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो आपको एनालिसिस करके पक्का स्टडी करके नंबर्स निकालना है और स्ट्रैटेजी बनानी है। और ये स्ट्रैटेजी बोर्ड को रेकमेंड करनी है, जिसकी वजह से आप इस तरह के प्रोडक्ट डिजाइन करो जिसका इम्पैक्ट आपके बैलेंस शीट पे अच्छी तरह से आए और आप कोई क्राइसिस में ना पड़े। कोई किसी भी क्राइसिस में जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप क्राइसिस में पड़ते हो तो उसमें बात यही होती है कि आपको इन्वेस्टमेंट लॉस में बेचना पड़ता है। क्योंकि आपको जब रन लगता है तो यू हैव टू अरेंज मनी, एंड व्हाइल अरेंजिंग मनी you incur losses, and it is therefore the significance of ALM is. I have not seen many banks taking it up seriously. Of course, they compile the data and submit to Reserve Bank of India. Reserve Bank of India does not have time to analyze every bank's ALM, but you yourself need to analyze the asset liability management mismatches, gaps, and impact of these gaps can be addressed through the product design. अगर आपके लोन्स ज़्यादा लॉन्ग टर्म हो गए हैं, हाउसिंग लोन कम करो, शॉर्ट टर्म लोन में घुसो। आपका एसेट प्रोफाइल इम्पैक्ट करने के लिए, स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए ALM बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि मैं जो विचार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो प्रैक्टिकल है। आपको बैलेंस शीट प्रैक्टिकली किस तरह से मैनेज करनी है, जो दिखती नहीं है, जो तुम्हारे मेंबर को भी पढ़ने में नहीं आती है। सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट थियरी। जो RBI के गाइडलाइंस में है ना, उसमें बात करने में मतलब नहीं, उस अपने को ड्रॉ क्या करना है कि मैं मेरे बैंक के लिए क्या सोच सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। आपको अगर ये विषय अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सवाल के लिए मेरा ईमेल होता ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सबका।